इसका मान 13.6 नहीं होता भाई, मैं भूल गई, मेरे बचपन की पढ़ी हुई चीजें। 0.529 होता है, वो भी आर्मस्ट्रॉन्ग में 0.529 होता है। ध्यान रखना ये चीज मेरी, ठीक है। चलो अब निकालते हैं एनर्जी। नोट्स में एनर्जी का स्टार्टिंग नहीं करवा रखा है मैंने, तो आप इसे नोट कर लेना। एनर्जी बोर मॉडल के अनुसार एनर्जी, देखो बहुत सिंपल से तरीके से बता रही हूं कि एनर्जी कैसे होती है। अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी होती है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? टोटल एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाता है? टोटल एनर्जी। देखो ये किसकी वजह से होती है, ये देख लेना। ये तो होती है आपकी इलेक्ट्रॉन, समझना मेरी बात, ये तो होती है कि जो इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है ना नाभिक के, ये नोट कर लेना, ध्यान रखना नोट्स में नहीं हो रहा है, चारों ओर चक्कर लगाता है ना नाभिक के, उसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है समझना, पोटेंशियल एनर्जी होती है कि जो, जैसे ये देखो, ध्यान रखना जिंदगी भर क्या काम आएगा। ये नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना। एक तो एनर्जी होगी ये इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और एक एनर्जी होगी इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से उत्पन्न एनर्जी, यानी कि नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य जो एनर्जी होगी, मध्य इंटरेक्शन से जो एनर्जी होगी, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है हमें, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। देखना ध्यान से, सबसे पहले मैं निकाल रही हूं पोटेंशियल एनर्जी। पहले पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी तो सिंपल है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। चलो पोटेंशियल एनर्जी निकालें। देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैसे, इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच जो ऊर्जा काम कर रही है वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो देखना फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, बिल्कुल खत्म हो गया वाला, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। देखो Q1 क्या है? Q1 है इलेक्ट्रॉन पर आवेश और Q2 है नाभिक पर आवेश। ये जो नाभिक का आवेश होता है ये किस किस का मल्टीप्लाई है? Z और E का मल्टीप्लाई है, यानी कि इस नाभिक जो है उसका परमाणु क्रमांक और इसकी एनर्जी, ये E एनर्जी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है। तो देखना बताओ मुझे, K इंटू Q1 तो क्या है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मैं E से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और Q2 क्या है? जो नाभिक पर एनर्जी है, नाभिक, ये तो Q1 क्या है? Q1 तो है इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेश सॉरी एनर्जी, एनर्जी नहीं आवेश। और Q2 क्या है? इस नाभिक पर आवेश, नाभिक पर आवेश ध्यान रखना जेड ही होता है बोर के अनुसार, क्या होता है? जेड और ई, और क्या है? आर। के क्यू वन अपॉन क्यू टू इनके मान रख दिए हैं, फटाफट देखो बराबर क्या आया? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर आया। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से एक माइनस आना चाहिए, तो एक माइनस आ गया। ये एनर्जी होती है कौन सी? ये एनर्जी कौन सी होती है? एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। बताओ अब देखना, काइनेटिक एनर्जी निकालें। ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी देखो फटाफट। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो
इलेक्ट्रॉन की हाफ mv² होती है कि नहीं होती, हाफ mv², और इसके साथ साथ mv²/r, रुको एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी देखना, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के चक्रण की वजह से हो रही है। अभी रेडियस में आपने देखा था, जब हमने रेडियस निकाली थी तब मैंने कहा था वो इलेक्ट्रॉन केवल एक ही कंडीशन में गति, अरे जब इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा तो काहे की उसकी गति ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही कंडीशन में गति करेगा, जानते हैं क्या? वो कंडीशन ये है कि एक तो अपकेंद्रण बल और एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इन दोनों के मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए। आपको ध्यान होगा मैंने क्या कहा था, अपकेंद्रण बल को कैसे लिखते हो, mv²/r लिखते हो कि नहीं लिखते, बराबर, अभी देखा था kZe²/r², क्या होता है, ये क्या होता है बताओ, ये तो था केंद्रण बल और ये था स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ये दोनों उसी कंडीशन में होंगे जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन चक्कर कौन सी कंडीशन में लगाएगा, जब दोनों बल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, यहां से निकल के आएगी काइनेटिक एनर्जी। आर से आर कैंसिल हुआ कि नहीं, तो यहां से आपका mv² क्या आ गया, mv² बराबर आ गया, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाफ mv², mv² का मान यहां रख दो, क्या आ जाएगा, हाफ, यानी कि एनर्जी क्या आ गई, हाफ kZe²/2r। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आ चुकी है, दोनों का टोटल एनर्जी के बराबर होगा कि नहीं होगा, दोनों का टोटल कर दो, अगर नोट करना चाह रहे हो तो नोट कर लो, नोट करना चाह रहे हो तो नोट कर लो। यहां तक किसी को कोई डाउट है, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, चलो टोटल एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी तो ये रही kZe²/2r, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस, दोनों को जोड़ रहे हो माइनस का चिन्ह आएगा, कॉमन क्या क्या आ सकता है, ½ - 1, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो देखना यहां से क्या बचेगा, आधा, वो भी माइनस का, ये टोटल एनर्जी होती है, क्या होती है ये, टोटल एनर्जी, क्या होती है, टोटल एनर्जी। अब इसी का यूज करते हुए मैं एनर्जी का इक्वेशन निकालूंगी, यहां तक किसी को कोई डाउट है, ध्यान रखना ये नोट्स में नहीं लिख रहा है, ये मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा करा दिया आपको, कि एक्चुअली मैं एनर्जी में पता है क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट यूज करते हैं, इस इक्वेशन को डायरेक्ट यूज करते हैं जब एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, पर मैंने आपको बता दिया कि कैसे आता है। देखना फटाफट, अब निकालेंगे एनर्जी का बैलेंस इक्वेशन, देखते जाओ, एनर्जी बराबर, ऊर्जा निकाल रहे हो, एनर्जी बराबर अभी भी मैडम ने कैलकुलेट करी है kZe²/2r, है कि नहीं, E = माइनस के kZe²/2r, सीजीएस में k बराबर 1 होता है, तो यहां से E बराबर क्या आ गया, माइनस के Ze²/2r, r का मान रखो, r का मान क्या निकाला था, r की वैल्यू क्या आई थी, r बराबर आया था, आपको ध्यान होगा n²h² क्या था r बराबर 4π², यही है ना, चेक कर लेना, मेरे से गलती हो सकती है, एक मिनट रुको मैं देख लेती हूँ, 4π² Ze²m r की वैल्यू, ठीक है, r का यह मान इस इक्वेशन में रख दो, एनर्जी का मान निकल के आ जाएगा,
आर की वैल्यू रख दो, क्या होगी, देखो ये बटे में आएगा और ये इसके नीचे बटे में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 2 का मल्टीप्लाई भी कराना है, 2r है फॉर्मूले में, ये इसके नीचे आएगा और नीचे आएगा तो इसलिए ये कहां चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 बार, कितनी बार, 2 बार कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आया, यहां से आपका बचेगा, देखो फटाफट यहां से क्या क्या बचेगा, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है बोर मॉडल, क्या क्या बचेगा, माइनस जेड ई स्क्वायर का, देखो जेड का मल्टीप्लाई जेड से जेड स्क्वायर, ई का मल्टीप्लाई ई स्क्वायर का मल्टीप्लाई ई स्क्वायर से ई 4, ये है ही, और क्या बचा ऊपर, पाई स्क्वायर बचा, 2 बचा, माइनस के 2z ई स्क्वायर और एक बचा m, और कुछ तो नहीं रह गया, अपॉन नीचे क्या बचा, n स्क्वायर h स्क्वायर, ये देख लो कुछ और तो नहीं बचा, जेड स्क्वायर ई 4 2 पाई स्क्वायर m अपॉन n स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, ई बराबर देखो बाकी सब कुछ कांस्टेंट, केवल n स्क्वायर बाहर बचेगा, अंदर क्या क्या बचा, 2, देखो 2 कांस्टेंट, बोर मॉडल के लिए जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 होती है, वो भी एक है, और नीचे क्या बचा, केवल h स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू एक कांस्टेंट, ये ध्यान रखना मैंने यहाँ जेड को कांस्टेंट माना है, क्योंकि मैंने क्यों माना, चाहो तो आप भले जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर कर दो, लेकिन हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, वो भी कांस्टेंट है, तो ई इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन एन स्क्वायर, और ये जो है ये कहलाता है आर एच, ये कौन सा कांस्टेंट है, आर एच, ऋणवर्ग स्थिरांक कहते हैं इसे, बस इसको एससी में बदलो मत, कोई दिक्कत नहीं है, आर एच, और इसकी वैल्यू जब निकालते हैं वो आती है 1097, चलो ठीक है इसको निकाल लो भाई, दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, देखो आपको ध्यान होगा कि मैंने सेंटीमीटर इनवर्स में बताने के बदलने के लिए क्या बताया था एनर्जी को, एच सी का दोनों ओर भाग देते थे ना, इधर भी भाग दे दो इधर भी भाग दे दो, ये तो बदल जाएगा ई बार में, और ये जो है अब एच सी का भाग देने के बाद ये बनता है ऋणवर्ग स्थिरांक, ध्यान रखना एच सी का भाग इसलिए दिया जाता है कि उसको सेंटीमीटर इनवर्स में बदल सको, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स में बदल गया है, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये होती है 109737 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, अब देखना यहां से एक टेबल बनाते हैं, देखो देखते चलना, देखना ध्यान से, n की वैल्यू 1 है इस पर, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, आपको पता है n बराबर 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि n 0 होते ही इंफिनिटी हो जाएगा, जो गलत है, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, देखना फटाफट, जब n इक्वल टू कण मेरा 1 में है तो वो या तो 2 में जाएगा या 3 में जाएगा या 4 में जाएगा, 2 में 3 में 4 में 5 में जाएगा, तो इसको कहते हैं लाइमन, पराबैंगनी क्षेत्र में होता है इसलिए इसको कहते हैं लाइमन, लाइमन और बामर, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट और पुंड, 5 प्रकार की सीरीज बनती हैं, तो देखो यहां लिख लेना, श्रेणी का नाम तो सिंपल लिख रही हूं मैं, पहली होती है लाइमन, लाइमन के लिए n1 का मान होगा आपका 1, n2 का मान, n2 का मान होगा 2 3 4, और ये होगी क्षेत्र होगा इसका पराबैंगनी, ऐसे करके आप जब बनाओगे लाइमर, दूसरे नंबर की होती है बामर,
तीसरे नंबर की होती है पाश्चन, चौथे नंबर की होती है ब्रैकेट, और पांचवें नंबर की होती है फुंड। आप तो ये याद कर लेना बस कौन से क्षेत्र में होते हैं। दृश्य क्षेत्र में यानी कि यूवी, एक अवरक्त क्षेत्र में, ये तीनों अवरक्त में, ये आईआर में, ये भी आईआर में, ये भी बोर्स मॉडल, ठीक है ना। अब इसकी कमियां देखो, क्योंकि कल मुझे कॉम्पटन इफेक्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाना है। कॉम्पटन इफेक्ट जिसका सबसे बड़ा लेंदी डेरिवेशन है, जो आप अपने नोट्स में देख पा रहे होंगे कि क्या है वो डेरिवेशन, क्यों आया, कैसे आया, इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। क्योंकि मैंने ये इसलिए जल्दबाजी में करवाया कि मेरे को लगता है कि आपने पढ़ा हुआ है ये, कि बोर मॉडल, हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली, तीन तो आपने पढ़े हैं। जो नहीं पढ़ा उस पर ज्यादा फोकस करेंगे ना, ठीक है। तो देखो ये चीज हो गई। इसकी कमियां देख लेना। पहली कमी ध्यान रखना है, इसे केवल हाइड्रोजन के लिए दिया गया, यानी कि इसको जो एक इलेक्ट्रॉन जो रखते हैं, तो हाइड्रोजन हो, हीलियम प्लस हो, लिथियम प्लस 2 हो, इनके लिए दिया गया, बाकी सारे किसी के लिए नहीं दिया गया। ध्यान रखना। दूसरा, नोट डाल के लिख लेना भाई। एक तो देखो, अगर स्पेक्ट्रम आपका जो ये स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है ना, ये श्रेणी, अगर इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखकर प्राप्त किया जाए, ध्यान रख लेना, चुंबकीय क्षेत्र में रखकर इस स्पेक्ट्रम को प्राप्त किया जाए तो ये जीमान प्रभाव कहलाता है। कौन सा प्रभाव? जीमान प्रभाव कहलाता है। और यदि इसी स्पेक्ट्रम को विद्युत क्षेत्र में रखकर प्राप्त किया जाए तो ये स्टॉर्क प्रभाव कहलाता है। कौन सा प्रभाव कहलाता है? स्टॉर्क प्रभाव। कौन सा? स्टॉर्क प्रभाव कहलाता है। ध्यान से समझ लेना मैंने क्या बोला है। एक और कमी इसकी जो मैंने बताना भूल गई, एक्चुअली ऐसा लगेगा आपको कि हाइड्रोजन की एकल रेखाएं प्रतीत हो रही हैं, पर जब इनको पास से देखा जाता है ना, तो इनका विपाटन हो रखा होता है, यानी कि बहुत सारी रेखाओं में विभाजित हो रखी होती है। ये बोर मॉडल की कमियां, ये सब आपने पढ़ा है, बहुत पढ़ा है आपने, पढ़ा है ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बताओ हाँ या ना। हाँ या ना में जवाब दो। हाँ या ना? अरे भाई तभी बोलो ना, पढ़ा है ना? कोई बात नहीं, अब कल कॉम्पटन इफेक्ट के साथ, कल ध्यान रखना, कल की क्लास में होना आपके लिए कंपलसरी है। अब तक का ये तो पढ़ा था, लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट कभी नहीं पढ़ा। कल कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे हम, ठीक है? चलो ठीक है।